हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इन जो 150 क्वेश्चंस हैं इनको तैयार कर लेते हैं तो आप सीआरपीसी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे और आप जो है सीआरपीसी के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा इससे पहले भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पर बनाई हुई हैं। करंट अफेयर्स की मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें 800 प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मूल विधि और हिंदी और रीजनिंग मैथ से भी संबंधित बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका मैं प्लेलिस्ट जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, जमानती अपराध है। जमानती अपराध कौन सा है तो आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाए गए हों, अजमानती अपराध से भिन्न अपराध हों, या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती हों। इस तरह से ये हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो जमानती अपराध के बारे में आपने देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संज्ञेय अपराध नहीं है। तो आपको बताना है संज्ञेय अपराध कौन से नहीं है। तो देखिए, संज्ञेय अपराध की अगर हम बात करें तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, जिसमें पुलिस केवल वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सकती है। तो ये संज्ञेय अपराध नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जांच किसके द्वारा की जाती है। तो जांच की अगर हम बात करें तो ये जो जांच होती है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। ठीक है, जांच होती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस के द्वारा, यानी अन्वेषण जिसे बोलते हैं। अन्वेषण की यहाँ पर पूछा गया, अन्वेषण का उद्देश्य क्या है। तो अन्वेषण का जो उद्देश्य होता है वो होता है साक्ष्य का एकत्रण करना, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है उसमें क्या है, सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, साक्ष्य को जो है इकट्ठा किया जाता है। तो पहला ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अपराध है। अपराध क्या है। तो अपराध की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो, या फिर पशु अतिचार अधिनियम 1881 की धारा 20 में परिवाद संभव हो। इस तरह के दोनों ही अगर हम बात करें केसेस में ये अपराध कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुलिस रिपोर्ट क्या है। तो देखिए, पुलिस रिपोर्ट की अगर बात करें तो जो धारा 173(2) के अंतर्गत आता है, वहां पर पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है सीआरपीसी की धारा 173(2) में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वारंट मामला क्या है। तो देखिए, वारंट मामला की अगर हम बात करें तो वारंट मामला जो है 2 वर्ष से ज़्यादा कारावास से दंडनीय अपराध जो होते हैं वो वारंट मामला के अंतर्गत आते हैं। परिवाद हो सकता है। परिवाद क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें संज्ञेय मामलों में भी हो सकता है और संज्ञेय मामलों में भी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला है, परिवाद की परिभाषा दी गई है। परिवाद की जो परिभाषा है वो सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है। तो ये दी गई है धारा 2 घ के अंतर्गत। इसको याद कर लीजिएगा। धारा 2 घ के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 जो है उसके अंदर सभी परिभाषाएं लगभग दी गई हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एक परिभाषा जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवृत्त हुई। तो दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। देखिए, 73 में ये बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बोला जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये प्रवृत्त हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। अगला प्रश्न है, सही युग्म बताना है। तो कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रण है, जांच की प्रकृति न्यायिक है और विचारण की भी प्रकृति न्यायिक है। यानी कि तीनों ही हमारे जो पॉइंट हैं वो सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, स्थान में है।
स्थान के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखिए स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ निर्माण जो है या फिर तंबू हो या फिर कोई यान हो, ये सारे ही स्थान के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है दंड न्यायालय का वर्ग नहीं है। दंड न्यायालय का कौन सा वर्ग नहीं है? तो हम बात करें जैसे सेशन न्यायालय एक दंड न्यायालय का वर्ग है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय का वर्ग है, और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो भी दंड न्यायालय का वर्ग होता है। तो इसका अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है सेशन खंड के लिए सेशन न्यायाधीश स्थापित होगा। सेशन खंड के लिए जो सेशन न्यायाधीश होता है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अगला है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल क्या होता है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है उसका कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अधीनस्थ होता है। जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट होता है वो किसका अधीनस्थ होता है? तो ये जो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ रहता है। इसके बाद अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अन्वेषण का भी उद्देश्य आपको बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध जो है साक्ष्य एकत्रित करना है, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य। अगला है अपर सेशन न्यायालय कितना दंडादेश दे सकता है? अपर सेशन न्यायालय जो है कितना दंडादेश दे सकता है? तो ये दे सकता है मृत्यु दंडादेश तक, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। यानी अगर हम बात करें अपर सेशन न्यायालय की तो ये सेशन कोर्ट जो होता है वो मृत्यु दंडादेश तक दे सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला है धारा 27 के अनुसार किशोर क्या है? धारा 27 में किशोर की परिभाषा दी हुई है, किशोर के बारे में बताया है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि किशोर क्या है। तो किशोर जो है 16 वर्ष से कम आयु के जो भी होता है उसको किशोर की श्रेणी में रखा जाता है। धारा 32 के अनुसार शक्ति कौन प्रदान कर सकता है? तो धारा 32 के अनुसार शक्ति कौन प्रदान करता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये राज्य सरकार या उच्च न्यायालय जो है इसकी शक्ति प्रदान करता है। और अगला प्रश्न है शक्ति वापस कौन ले सकता है? अगर हम बात करें शक्ति जो वापस है वो कौन ले सकता है? तो ये है राज्य सरकार या उच्च न्यायालय जिसने प्रदान की है। देखिए कोई भी पावर देने की अथॉरिटी जिसके पास होती है वही पावर को वापस ले सकता है। तो राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दे सकता है तो वही शक्ति को वापस ले सकता है। कब जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? तो जो जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करेगी इसके बारे में बताया गया है। तो ये है अगर हम बात करें लोक संपत्ति की क्षति पहुंचाने का प्रयत्न हो, या फिर परिशांति भंग का निवारण हो, या फिर जिसे वह मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत हो। तो इन तीनों ही केस में जनता चाहे तो खुद से गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा वर्ग है जिसमें जनता द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी? तो ऐसा कौन सा वर्ग है? तो इसमें अगर हम बात करें धारा 140 से लेकर 142 तक की आईपीसी की, जिसमें जो है जनता के द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी। पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? तो पुलिस को कब अथॉरिटी है बिना वारंट गिरफ्तारी की? तो ये है अगर हम बात करें धारा 41 में। धारा 41 के अंतर्गत जो है पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। बिना वारंट गिरफ्तार किए जाने के आधार नहीं है। तो आधार कौन सा नहीं है, यानी आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से आधार हैं जिसके दौरान जो है बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो देखिए संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका हो तो उसकी आप गिरफ्तारी बिना वारंट हो सकती है। राज्य सरकार का उद्घोषित अपराधी हो तो बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, और विधि पूर्ण अभिरक्षा से भागा हो तब भी बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर 323 अगर हम बात करें आईपीसी का अपराधी हो, यानी कि जो चोट होती है 323 में उसका अपराधी हो, तो उसमें बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला है धारा 44 में कौन से मजिस्ट्रेट का उल्लेख किया गया है? धारा 44 में कौन से मजिस्ट्रेट का उल्लेख है? तो देखिए इसमें जो उल्लेख किया गया है वो कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। अगला है प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है? जो प्राइवेट व्यक्ति होता है वो किसे गिरफ्तार कर सकता है? तो जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय या अजमानतीय अपराध करे। ठीक है। तो प्राइवेट व्यक्ति किसी भी ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर सकता है जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया हो या अजमानतीय अपराध किया हो। ठीक है। अगला है संघ के सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी संभव है? तो संघ के सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी कब संभव है आपको बताना है। तो यह केंद्र या राज्य सरकार की सहमति लेकर। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग निकलता है तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कब किया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पकड़े गए व्यक्ति को का उन्मोचन हो सकता है। पकड़े गए व्यक्ति का जो उन्मोचन है उस यानी उसको कब छोड़ा जा सकता है, किस किस बेस पर छोड़ा जा सकता है? तो उसको बंद पत्र लेकर छोड़ सकते हैं, जमानत पर छोड़ सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन भी रखकर उसको छोड़ा जा सकता है। तो तीनों ही केस में उसको छोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी गिरफ्तारियों की रिपोर्ट किसे करेगा? तो जो पुलिस थाने का एसओ या एसएचओ होता है वो इसकी रिपोर्ट किसको करता है? तो वो करता है जिला मजिस्ट्रेट को, या फिर उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को, यानी डीएम या एसडीएम जो होते हैं उनको निर्देश करता है जो एसओ एसएचओ होता है वो। ठीक है। अगला है, बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस निरुद्ध रख सकती है। तो बिना वारंट गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को किया गया है तो उसको पुलिस जो है अधिकतम 24 घंटे तक ही रख सकती है थाने में। ठीक है। उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कौन है? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की अगर हम बात करें, यानी कि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर की बात करें, तो जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हो, या फिर जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की 2 में कोई योग्यता हो। तो ऐसे दोनों ही केस में जो है वो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी कहलाएगा, यानी डॉक्टर कहलाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता है। कौन कर सकता है अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा के लिए? तो इसमें जो है वो उपनिरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी, यानी कि उपनिरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर से ऊपर के जो भी अधिकारी हैं वो अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा कराने की प्रार्थना कर सकते हैं, यानी अभियुक्त की जो है मेडिकल करा सकते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति के पास नहीं है? तो गिरफ्तार व्यक्ति के पास देखिए कौन कौन से अधिकार हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये है, जमानत के अधिकार की सूचना देनी होती है, यानी वो उसको अधिकार है। गिरफ्तारी के आधारों का जानना भी उसका अधिकार है, लेकिन जेल में रहने पर हर्जाना लेना ये उसका अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब किसी स्त्री की तलाशी ली जाती है तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, स्त्री की तलाशी के दौरान आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो किसी स्त्री द्वारा शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जानी चाहिए। तो स्त्री की जो तलाशी है वो स्त्री के द्वारा ली जाएगी और शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जाएगी। ठीक है। अगला है, किसी अन्य विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता को छोड़कर यदि अपराध 3 वर्ष या उससे ज़्यादा किंतु 7 वर्ष के अधिक कारावास से दंडनीय है तब क्या होगा? तब आपको बताना है। तो ये एक संज्ञेय अपराध होगा या अजमानती अपराध होगा। देखिए, संज्ञेय और जमानती अपराध होते हैं अगर वो जो अपराध है 3 वर्ष या उससे ज़्यादा का है लेकिन 7 वर्षों से अधिक कारावास से दंडनीय है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में संज्ञेय अपराध होता है। अगला है, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो अगर हम बात करें तो वो जो है ऐसी अवधि के लिए कारावास दे सकता है जो 3 वर्ष से अधिक हो, यानी 3 से वर्ष से अधिक वर्ष तक का कारावास दे सकता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम। ठीक है। अगला है, किसी भी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति है उसको पुलिस अभिरक्षा में अगर उसे गिरफ्तार किया गया है, बिना वारंट किया गया है, तो उसको अधिकतम 24 घंटे तक, यानी 24 घंटे से अधिक जो है उसको पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। तो अधिकतम जो है 24 घंटे तक, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से हाजिर होने को विवश करने की आदेशिका को क्या कहते हैं? तो देखिए, हाजिर होने की आदेशिका है, अगर हम बात करें समन होता है, वारंट होता है। ठीक है। तो ऐसे दोनों ही केस में उसको विवश किया जाता है, उसे हाजिर होने बुलाया जाता है, और अगर वो नहीं आता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में इसके जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी समन और वारंट। अगला है, सम्मन की कितनी प्रतियां जारी होती हैं? तो जो सम्मन होता है वो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, और इसकी जो है अगर हम बात करें 2 प्रतियां होती हैं। एक जिसके लिए सम्मन जारी किया जा रहा है उसको दी जाती है, और एक खुद के पास रिसीप्ट रखी जाती है। ठीक है।
समन की तामील कौन कैसे होगी, समन की तामील जो होती है वो कैसे होती है। तो देखिए समन की तामील की बात करें तो पुलिस अधिकारी समन की तामील करता है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा नियमों का सम्मन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है या फिर कोई अन्य लोक सेवक के द्वारा भी की जा सकता है। तो तीनों ही केस जो है केसेस में इसका सम्मन की तामील हो सकती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निगमित निकाय या सोसाइटी पर सम्मन की तामील होगी। तो कोई भी निगमित निकाय है या सोसाइटी है उस पर सम्मन की तामील अगर की जानी है तो क्या होगा, निगम के सचिव पर तामील किया जाएगा, निगम के स्थानीय प्रबंधक पर तामील किया जाएगा और अन्य प्रधान अधिकारियों पर भी तामील किया जा सकता है, यानी तीनों ही प्रकार से किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जब समन किए गए व्यक्ति ना मिले तब तामील कहाँ होती है। तो देखिए जब व्यक्ति जिसके लिए समन जारी किया गया है वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो समन करने की क्या प्रक्रिया रहती है, तो उसमें क्या है, उसके परिवार के वरिष्ठ पुरुष सदस्य को, ठीक है, महिला को नहीं, उसके परिवार का जो भी सबसे बड़ा और पुरुष सदस्य होगा उसके लिए जो है समन तामील हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत होगा। तो जब तामील करने वाला अधिकारी ही उपस्थित ना हो और उसकी तामील का सबूत क्या माना जाएगा, तो इसको जो माना जाता है वो माना जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तत्परपित ये एक शपथ पत्र कि ऐसे सम्मन की तामील हो गई है, दूसरा एक सम्मन की दूसरी प्रति जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोनों ही चीज़ें अगर वो कोर्ट में पेश कर देता है, वो खुद उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे तेल में जो है केसेस में तामील का सबूत इनको माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील निम्न स्थान पर हो सकती है। तो डाक के द्वारा जो सम्मन की तामील है वो किन चीज़ों स्थिति में हो सकती है, तो जहाँ पर मामूली तौर पर निवास करता हो, जहाँ कार्य करता हो, जहाँ पर लाभ के प्रायोजन से कार्य करता हो, यानी तीनों ही केसेस में सम्मन की तामील जो है डाक के द्वारा की जा सकती है। अगला है वारंट की अवधि है। वारंट की क्या अवधि होती है, तो वारंट की अवधि की बात करें तो जब तक निष्पादित न हो जाए और जब तक रद्द न हो जाए। वारंट जारी होता है तो क्या होता है, या तो वो निष्पादित हो जाए यानी जिस व्यक्ति को पकड़ने का या वारंट जारी हुआ है उसको पकड़ लिया जाता है, या फिर वो वारंट रद्द कर दिया जाए। ऐसे दोनों केसों तक ही उसकी अवधि रहती है, कोई फिक्स नहीं है। 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन रह सकती है, वो इस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वैध वारंट की क्या आवश्यकताएं नहीं हैं। तो वैध वारंट की आवश्यकताएं कौन कौन सी नहीं है, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो देखिए लिखित होना चाहिए वारंट, पीठासीन अधिकारी द्वारा मुद्रांकित होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों ही केसेस हैं, लेकिन 2 प्रतियों में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है वारंट 2 प्रतियों में होना चाहिए, ठीक है, समन 2 प्रतियों में होता है, वारंट नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वारंट के प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो वारंट के प्रकार की बात करें, 2 तरह के प्रकार वारंट होते हैं, जमानती और अजमानती। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसमें पूछा गया है जब वारंट अधिकारिता के बाहर जाए तब वह किस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है। तो अधिकारिता से बाहर अगर वारंट भेजा जाता है तो वो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसमें पूछा गया है धारा 91 लागू नहीं है। तो देखिए धारा 91 के बारे में आपको बताना है कि ये लागू कब नहीं होती। तो इसकी अगर हम बात करें, ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 123 जो है और 124 है, उसमें लागू नहीं होती। तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 91 के अंतर्गत दस्तावेज अथवा अन्य चीज पेश करने हेतु सम्मन या अन्य आदेश जारी कर सकेगा। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो कोई भी न्यायालय इसके लिए सम्मन जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, या फिर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी एसओ या एसएचओ जो भी होते हैं वो इसके लिए आदेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, धारा 92 में अपेक्षा कौन कर सकता है। तो धारा 92 में जो अपेक्षा की जाती है वो अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो होते हैं जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम जो है इसके लिए अपेक्षा कर सकता है। धारा 92 में प्रक्रिया दी गई है। तो धारा 92 में किस चीज़ की प्रक्रिया दी गई है आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें केवल तार या पत्र आदि के लिए बताया गया है
किस धारा में तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है? कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि तलाशी वारंट जो है जारी नहीं किया जा सकता है? तो अगर हम बात करें तो यह है धारा 92। धारा 93 किन आपत्तिजनक वस्तुओं पर लागू होती है? तो धारा 93 जो है, अगर हम बात करें कूटकृत सिक्कों की बात करें या फिर कूटकृत करेंसी, कूटकृत स्टाम्प, नकली मुद्रा, इन सभी केसेस में आपत्तिजनक जो वस्तुएं हैं इन पर लागू होती है धारा 93, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। संप्रहण की घोषणा को अपास्त करने का कोई आवेदन कितने न्यायाधीशों की खंडपीठ सुनेगी? तो संप्रहण की घोषणा को अपास्त करने का जो कोई भी आवेदन किया गया है उसमें कितने न्यायाधीश होना जरूरी है? तो इसमें न्यूनतम 3 न्यायाधीश की जो बेंच है वो इसकी सुनवाई करती है। धारा 98 में उपबंध नहीं है, किस चीज़ का उपबंध नहीं किया गया है? तो अगर हम बात करें इसमें किसी स्त्री हेतु और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के लिए किया गया है। अगर इसमें नहीं किया गया है तो वो है 18 वर्ष तक की आयु स्थिति। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सी ऑप्शन। धारा 100 के अंतर्गत साक्षी बनने हेतु व्यक्ति हुक्म होने चाहिए। तो धारा 100 के अंतर्गत जो साक्षी यानी गवाह होते हैं उनके लिए कितने व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए ये बताया गया है। तो आपको बताना है तो कम से कम 2 साक्षी होना जरूरी है। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति कौन से अध्याय में दी गई है? तो ये है अध्याय 8 में परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति देने का अध्याय है। किन अपराधों हेतु दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति नहीं दी जाती है? तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें चोरी के लिए, चोरी किन अपराधों में अगर हम बात करें तो इनमें चोरी जो है इस अपराध में दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति नहीं दी जा सकती। जबकि अगर आपराधिक अभित्रास की बात करें, हमला, आपराधिक बल प्रयोग या रिष्टी की बात करें, इन सभी केसेस में परिशांति के लिए दोष सिद्धि के लिए प्रतिभूति दी जा सकती है। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति दे सकता है, कौन दे सकता है? कौन सा अधिकारी इसकी परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति दे सकता है? तो वो है सेशन न्यायालय या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेशन कोर्ट अगर फर्स्ट मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये दे सकता है। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए कितने वर्ष तक के लिए बंध पत्र देने का आदेश है? तो कितना बंध पत्र जो है कितने वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है? ये 3 वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है। अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का आदेश दिया जा सकता है। तो अन्य दशाओं में अगर प्रतिभूति आदेश की बात करें तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है। प्रतिभूति की मांग की जा सकती है। तो प्रतिभूति की जो मांग है वो संदिग्ध व्यक्ति के सदाचार के लिए, अभ्यासिक अभ्यर्थियों के लिए और अपराधियों के लिए और राष्ट्रद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्ति से। तो इन सभी से प्रतिभूति की मांग की जा सकती है, ऑप्शन डी सही होगा। धारा 107, 108, 109, 110 के अंतर्गत आदेश दिया जाता है। तो ये आदेश दिया जाता है धारा 111 में। अगला है, क्या दांडी का न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज के परिबद्ध कर सकता है? तो इसमें है हाँ, कर सकता है। भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है। तो भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है, वो है पत्नी जो पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रही हो उसको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तलाक ले चुकी है तो उसको भरण पोषण मिलता है। अवयस्क संतान हो तो जो कि अवैध हो उसको भी भरण पोषण दिया जाता है। किस स्थिति में पत्नी भरण पोषण के हकदार है? तो देखिए कौन सी स्थिति में पत्नी को जो है भरण पोषण मिलेगा? तो वो अगर हम बात करें तो इसमें जैसे अगर हम बात करें कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें उसको भरण पोषण दिया जाएगा, यानी जब पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार कर दे तो ऐसे केस में भी भरण पोषण नहीं मिलता। जब पारस्परिक सम्मति से पृथक हो रही है तो भी नहीं मिलेगा, और जारता से रह रही हो तब भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में भरण पोषण नहीं मिलता। अगला है 125 के प्रयोजनार्थ पत्नी के अर्थ में है। तो देखिए पत्नी के अर्थ में क्या है? तो इसमें जिसका विवाह विच्छेद हो चुका हो, जो बिना जारता के रहती हो और जिसका विवाह विच्छेद के बाद भी स्वयं पुनर्विवाह नहीं किया हो। तो ऐसे तीनों केस में प्रयोजनार्थ पत्नी कही जाएगी, यानी उपरोक्त तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं।
अगला है, किस स्थिति में वयस्क बच्चे भी भरण पोषण पा सकते हैं? तो कौन सी स्थिति में जो है वयस्क बच्चों को भी भरण पोषण मिल सकता है? जब मानसिक असामान्यता के कारण भरण पोषण में असमर्थ नहीं है। ठीक है, अगर वो समर्थ नहीं हो तो ऐसे वयस्क बच्चों को भी भरण पोषण मिल सकता है। प्रत्येक माह के ना चुकाए जाने वाले भत्ते के लिए कितना कारावास दिया जा सकता है? तो प्रत्येक माह का जो अगर उसने भत्ता नहीं चुकाया है तो उसके लिए कारावास 1 माह तक का हो सकता है। धारा 125 के अधीन कार्रवाई होगी, तो धारा 125 के अधीन जो कार्रवाई है वो रहती है। अगर हम बात करें तो जहाँ वह रहता है वहाँ कार्रवाई होगी, या फिर वह जहाँ उसकी पत्नी निवास करती है वहाँ भी हो सकती है, और या फिर जहाँ अंतिम बार पत्नी अधर्मज संतान की माता के साथ निवास करती है। तो तीनों ही जगह पर हो सकती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। एक पक्षीय आदेश कितने समय के अंदर नियोजित करना होने पर अपास्त किया जा सकता है? तो एक पक्षीय निर्देश जो है आदेश 3 माह के अंदर अपास्त किया जा सकता है। कब न्यायालय आदेश द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते में तब्दीली कर सकता है? न्यायालय जो है पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते में तब्दीली कब कर सकता है? तो ये कर सकता है पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई हो। ठीक है, तो उस केस में उसकी तब्दीली की जा सकती है। यदि कोई औरत जिसका तलाक हो चुका है भरण पोषण उस पति से पा रही है जो उसका दूसरा विवाह कर लेती है, तब विवाह के दिन से ही उसको क्या होगा, उसको जो है राशि मिलना बंद हो जाएगी। यानी जब तक वो विवाह नहीं करेगी तब तक उसका भरण पोषण भत्ता जो है उसको दिया जाएगा, और अगर वो शादी कर लेती है तो राशि जो धनराशि है वो मिलना बंद हो जाती है। भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन धारा कौन सी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है धारा 128। भरण पोषण की प्रक्रिया किसके अंतर्गत दी गई है? तो ये दी गई है धारा 126 में। सिविल बल के प्रयोग द्वारा जवाब को तितर बितर करने का आदेश कौन दे सकता है? तो ये आदेश जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी दे सकता है, या उप निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है, और एसओ एसएचओ दे सकता है, या फिर वहाँ पर उपस्थित जो भी अगर सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर या उस रैंक का कोई भी अधिकारी होगा वो इसके लिए आदेश दे सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 130 के अंतर्गत जमात तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करा सकता है। तो कौन करा सकता है? तो ये है उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो। ठीक है, तो ये करा सकता है। न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश दे सकेगा। तो न्यूसेंस हटाने का जो सशर्त यानी सशर्त आदेश है वो देने का अधिकार है वो डीएम को रहता है, एसडीएम को रहता है, या फिर अगर हम बात करें राज्य सरकार द्वारा, इसलिए सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी रहता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। धारा 144 के दिए जाने वाले आदेश को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किस अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकती है? तो इसको बढ़ाने की जो अवधि है वो 6 माह तक रहती है। 6 माह तक राज्य सरकार इसको अधिसूचना के द्वारा बढ़ा सकती है। 145 में दिए गए आदेश की तामील कैसे की जा सकती है? तो 145 के तहत जो तामील है वो समन की तामील की तरह ही की जाएगी। अगला है, विवादग्रस्त संपत्ति को कुर्क करने एवं रिसीवर नियुक्त करने की जो शक्ति है वो कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो ये है धारा 146 में। निम्नलिखित में से किसको लोक अपदूषण हटवाने का अधिकार प्राप्त है? तो लोक अपदूषण का जो हटवाने का अधिकार है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है। ऑप्शन सी। जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के इस प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है। तो ये कर सकता है धारा 133 के अंतर्गत। ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो होगा धारा 133। अगला है, धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवृत्त रहता है जिसकी अवधि सामान्यतः निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कब तक प्रवृत्त रहता है, उसकी अवधि कब तक नहीं होनी चाहिए? तो 2 महीने से अधिक नहीं हो सकती। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के निवारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवृत्त रहता है। तो जो धारा 144 लगती है उसका आदेश कब तक लागू रहता है? ये जो है 1 मास के लिए लागू रहता है। धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। तो अन्वेषण का आदेश जो है वो कर सकता है वो धारा का 190 के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट कर सकता है।
कब अन्वेषण के लिए भारत साधक अधिकारी का स्वयं जाना या भेजना आवश्यक नहीं होगा? तो ये होता है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट नाम दर्ज हो, या फिर मामला गंभीर प्रकृति का ना हो और अन्वेषण हेतु पर्याप्त आधार नहीं हो। तो ऐसे तीनों ही केस में अन्वेषण के लिए जो एसओएसएचओ होता है उसको स्वयं जाना आवश्यक नहीं होता। तो ऑप्शन डी सही है। संस्वीकृति का कौन अभिलिखित करने की पूर्ण सक्षम है? तो संस्वीकृति को कौन लिख सकता है, कौन इसके लिए पूर्ण सक्षम अधिकारी है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है कोई महानगर मजिस्ट्रेट हो जो कि अधिकारिता ना हो, और कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जिसे अधिकारिता ना हो। ठीक है, तो दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सॉरी सी इसका सही जवाब होगा। जब कोई भी अपराध आजीवन कारावास या दंडनीय अपराध के लिए है तो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध संभव है। तो जो पुलिस अभिरक्षा से अधिकतम 90 दिन के बाद उसे जो है अभिरक्षा से निरोध कर दिया जाता है। ठीक है, 90 दिन तक उसको कारावास में दंडनीय अपराध में रख लिया जाता है। अगला है पुलिस अभिरक्षा में निरोध अपराधीकृत नहीं कर सकता है। तो पुलिस अभिरक्षा में जो निरोध प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है, तो ये अगर हम बात करें तो ये मजिस्ट्रेट द्वारा द्वितीय वर्ग, जिसे उच्च न्यायालय ने एक निमित्त सख्त सख्ती नहीं किया हो, तो ये जो है उसको निरोध प्राधिकृत नहीं कर सकता। धारा 168 के अंतर्गत अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट की जाएगी। तो अन्वेषण की जो रिपोर्ट है वो किसको दी जाती है? वो एसओ को दी जाती है, यानी थाने के भार साधक अधिकारी को। धारा 176 के लिए किसी नातेदार का अर्थ है। नातेदार का मतलब क्या है? धारा 176 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पिता, बहन और पिता, बहन, पति, ये तीनों ही नातेदार में आते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी अपराध का इत्तला प्राप्त होने पर किस प्रावधान के तहत उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा? तो इसकी संबंधित जो मजिस्ट्रेट है वो धारा 157 के तहत भेजता है, सीआरपीसी की। अगला है मामूली रूपेण किसी अपराध की जांच एवं विचारण होगा। तो मामूली रूप से जो अपराध की जांच और विचारण होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है उच्च न्यायालय द्वारा जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध हुआ है, यानी जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ है उसी न्यायालय में इसकी जो है जांच या विचारण होता है। अगला है जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं भी अपराध है होता है, यदि कर्ता समर्थ होता तो प्रथम वर्णित अपराध का विचार होता। तो इसका आपको जवाब देना है, और इसका जो सही जवाब है वो है जहां कार्य संपन्न किया गया हो, जहां संबंधित कार्य हुआ हो। दोनों ही केस में इसका हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले परिणाम के कारण अपराध है, तब उस अपराध की जांच या विचारण हो सकता है। तो इसका जो जांच और विचारण है वो ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकारिता में कोई बात की गई हो, या फिर ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकारिता में परिणाम निकला हो। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसमें पूछा गया है हत्या सहित डकैती के अपराध का विचारण हो सकता है। तो हत्या सहित जो डकैती है उसके अपराध का विचारण कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है जिस स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया हो अथवा अभियुक्त मिला हो। ठीक है, तो इन केसेस में जो है उसका विचारण वहीं पर किया जा सकता है। इसमें पूछा गया है कोई व्यक्ति अलीगढ़ में चोरी करता है एवं चोरी का माल मथुरा में रखे रहे, तब उसका विचार कहाँ होगा? मतलब अगर अलीगढ़ में चोरी करता है और मथुरा में वो अपने माल को छुपा देता है, तो उसका जो विचारण होगा न्यायालय में वो कहाँ पर होगा, कौन से न्यायालय, कहाँ के न्यायालय में होगा? तो देखिए ये दोनों ही जगह हो सकता है, या तो आगरा में हो सकता है या फिर मथुरा, दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 495 भारतीय दंड संहिता आईपीसी की अपराध के विचारण कहाँ पर होगा? यानी 495 जो धारा है आईपीसी की उसका विचारण कहाँ होगा? तो ये होगा जिस स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया हो, या फिर प्रथम विवाह की पत्नी ने प्रथम बार निवास किया हो, या फिर प्रथम विवाह की पत्नी ने स्थायी निवास बना लिया हो। तो ये तीनों ही केस में तीनों ही जगह पर जो है इसका विचारण हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब कोई अपराध भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है भारत में रजिस्ट्रीकृत विमान पर किया जाए, तब उसका विचारण कहाँ होगा?
तो देखिए इसका जो विचारण है वो भारत में उस स्थान पे किया जाएगा जहाँ पर वह पाया जाए, ठीक है। तो इसका विचारण जहाँ भी आपका जो प्लेन है उसके अंदर आपने किया है, विमान के अंदर किया है, लेकिन आप जहाँ भी पाए जाएंगे, जहाँ आपकी लोकेशन होगी वहाँ पर इसका विचारण हो। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, जांच या विचारण जबकि प्रवंचना पत्रों द्वारा हुई, किया जाना संभव है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, यानी कि जिसकी स्थानीय अधिकारिता में पत्र भेजे गए हों और जिसकी स्थानीय अधिकारिता में पत्र प्राप्त किए गए हों, तो दोनों ही जगह हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अपहरण अथवा व्यपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें हम बात करें, केवल ऐसे न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति अपहृत या व्यपहृत किया गया हो, या फिर केवल ऐसे भी न्यायालय द्वारा किया जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति ले जाया गया हो या छिपाया गया हो। मतलब कि सीधा है, अगर कोई व्यक्ति का अपहरण किया जाता है या व्यपहरण किया जाता है तो वो जहाँ रहता है वो वाली जगह पे भी हो सकता है, और जहाँ पे उसको छिपाया जा रहा है उस जगह पे भी हो सकता है। तो दोनों ही जगह हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कहना सही है कि किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं, और इसमें ए ऑप्शन दिया है कि उस अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन के संबंध में प्रावधान है। तो विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन के संबंध में कौन सी धारा में जो है दिया गया है। तो ये धारा है धारा 198, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। आदेशिका जारी किए जाने को मुलतवी किया जाना कहते हैं, कौन सी धारा के तहत है। तो ऑप्शन आपका है वो हो जाएगा 202 धारा। 203 धारा में वर्णित है, क्या वर्णित है। तो देखिए 203 जो धारा है वो है परिवाद को खारिज किया जाना, ठीक है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब किसी भी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई किए जाने का पर्याप्त आधार है तब वारंट या सम्मन जारी ना किया जाए, तब तक अभियोजन के साक्षी, जो अभियोजन के साक्षी हैं वो क्या होंगे, अभियोजन के साक्षियों की सूची फाइल ना की जाए तब तक जो है क्या रहेगा कि वारंट और सम्मन जारी नहीं किया जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट की स्वयं उपस्थिति से छूट है। तो इसमें कौन सी स्थिति में छूट है, कौन सी धारा में दिया गया है, ये दिया गया है धारा 205 में। अगला प्रश्न है, 206 के प्रयोजनार्थ छोटे अपराध नहीं है। तो छोटे अपराध कौन कौन से नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका जो मोटर यान अधिनियम 1939 के अधीन, जिसमें बिना हाजिर हुए दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि का प्रावधान है, ये छोटे अपराध के अंतर्गत नहीं आता। बाकी अगर हम बात करें जो केवल 1000 रुपये का जुर्माना दंडनीय हो, ये छोटा अपराध रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभियुक्त को किन दस्तावेजों की प्रतिलिपि धारा 207 के अधीन प्रदान की जाती है। तो ये की जाती है वो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, 154 के अधीन एफआईआर में, 164 के अधीन संस्वीकृति के दौरान। तो इन तीनों ही केस में जो है उसको दस्तावेज की प्रतिलिपि जो है अभियुक्त को दी जाती है। तो एक तो एफआईआर जब कराते हैं उसकी एक रिपोर्ट मिलती है, एक, ठीक है, एक पुलिस रिपोर्ट जब कराते हैं तब होता है, और 164 में जब संस्वीकृति कराई जाती है तो उसकी भी एक कॉपी अभियुक्त को दी जाती है। इन तीनों केसेस में होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में धारा 208 के अधीन किन दस्तावेजों की प्रतिलिपि दी जाती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यह है 200 और 202 के अधीन लेखबद्ध कथन, या फिर धारा 161 और 164 के अधीन लेखबद्ध जो कथन है, उन दोनों ही केसेस में प्रतिलिपि दी जाती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरोप धारा 211 की अंतर वस्तु नहीं है। तो धारा 211 की अंतर वस्तु कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये उस अपराध का कथन जिसका आरोप है ये इसकी अंतर वस्तु है। अपराध का संक्षिप्त परिभाषा भी है, वह विधि और विधि के वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किए जाना कथित है। लेकिन अगर हम बात करें अभियुक्त का निवास स्थान जो है 2011 की अंतर्वस्तु के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला है कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और धारा 212 में वर्णित विशिष्टतियां अभियुक्त को उसकी जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती है। तो ऐसे स्थिति में जो है अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। ठीक है। अगला है गलती को केवल तब ही तात्विक माना जाएगा। कब माना जाएगा? ये ऑप्शन इसकी अगर हम बात करें तो ऐसी गलती या लोप जिसमें अभियुक्त वास्तव में भुलावे से में पड़ गया हो या फिर उसके कारण न्याय ना हो पाया हो। तो दोनों ही केस में जो है तात्विक माना जाएगा उसकी गलती को। अगला है न्यायालय तब आरोप परिवर्तित कर सकेगा। कब आरोप को परिवर्तित कर सकता है? तो ये निर्णय सुनाए जाने के पूर्व। ठीक है, कब आरोप को परिवर्तित कर सकेगा। अगला, एक वर्ष में किए गए कितने अपराधों के लिए आरोप एक साथ लगाए जा सकते हैं? तो इसकी संख्या आपको बतानी है। तो एक वर्ष में किए गए कितने आरोप उस पर कितने अपराधों पर आरोप एक साथ लगाए जा सकते हैं? तो 3। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धारा 219 के अनुसार एक वर्ष में किए गए एक ही किस्म के अपराधों में किस्म से तात्पर्य क्या है? कौन सी किस्म से मतलब क्या है? तो इसमें है जब वे दंड संहिता की एक ही धारा में दंड के समान मात्रा में दंडनीय हो, या फिर जब वे स्थानीय एवं विशेष विधि में एक ही धारा में दंड के लिए की समान मात्रा से दंडनीय हो, या फिर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 379 और 380 के अपराध हो। यानी तीनों ही केस में जो है जो एक ही वर्ष में किए गए जो किस्म की बात की गई, तो किस्म से तात्पर्य ये तीनों ही पॉइंट है। ठीक है। अगला है जब किसी भी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है तब उसके प्रयत्न के लिए दोष सिद्ध हो सकेगा। अगर उस पर वो अपराध करने का आरोप लगा हुआ है तो क्या वो उसके अटेम्प्ट का भी उस पर दोष सिद्धि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऑप्शन ए। जब कई अपराधों में से एक के लिए दोष सिद्धि हो जाए तो शेष पर क्या होगा? आपको बताना है। तो अगर कई आरोप लगाए गए हैं लेकिन एक पर अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो बाकी के जो शेष है वापस ले लिए जाएंगे। अगला है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में विचारण का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो विचारण का जो संचालन है वो किया जाता है लोक अभियोजक के द्वारा। यानी जो सेशन कोर्ट होते हैं उनमें जो विचारण होता है तो लोक अभियोजक के द्वारा होता है। ठीक है। अगला है 230 के अनुसार अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख दी जाएगी। तो तारीख कौन सी दी जाएगी? तो पहले में दी जाएगी अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन ना करे, या फिर अभिवचन करने से इनकार कर दे, या फिर विचारण का दावा करे। तो तीनों ही केस में जो है अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख ली जाती है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 199(2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। तो इसमें जो है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले में। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है कारागार के अंतर्गत है। कारागार का मतलब क्या है? उसके अंतर्गत क्या आता है? तो ये है ऐसे कोई स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया हो, कोई सुधारालय, बोस्टर्न संस्था। यानी कि सभी जो इसका सही जवाब हो जाएगा कारागार के अंतर्गत ये तीनों ही आती हैं। अगला है राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कारागार से हटने को अपवर्जित करने का आदेश देने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखता है? तो वो है उस अपराध का स्वरूप जिसके लिए उसे निरुद्ध किया गया हो, या फिर लोक व्यवस्था में विघ्न की संभावना है या नहीं है। लोक विघ्न में साधारणता देखना होता है। तो अगर उसको जो है उसको कारागार से हटाने के लिए अगर कोई याचिका डाली गई है और या कारागार से मुक्त करने की, ठीक है, तो उस पर विचार जो पॉइंट किए जाते हैं तीनों ही किए जाते हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कारागार का भारसाधक अधिकारी इन स्थितियों में आदेश को कार्यान्वित ना करेगा। कब नहीं करेगा? तो ये अगर हम देखें तो यह है बीमारी के कारण हटाए जाने योग्य नहीं, या फिर विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन,
या फिर ऐसे व्यक्ति जिसके राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश लागू होता हो। तीनों ही केस में जो भार साधक अधिकारी होगा कारागार का, ठीक है, उसके स्थिति में आदेश को कार्यान्वित नहीं किया करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए, वर्णित है। ठीक है, तो ये है धारा 284 में, ऑप्शन बी। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलक्षित करने का उपबंध है? तो कौन सी धारा में है? तो ये है 280 धारा के अंतर्गत। अगला है, किस न्यायालय के समक्ष विचारण में जब प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा ना किया जाए तब न्यायालय राज्य व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा? तो ये कौन है? ये कराएगा सेशन न्यायालय। ठीक है, किस न्यायालय में समक्ष विचारण में अगर प्लीडर नहीं है तो न्यायालय जो है उसे प्लीडर उपलब्ध कराएगा। ये ऐसा कौन से न्यायालय में होता है? सेशन कोर्ट में। अगला है, धारा 306 किन अपराधों को लागू है? किन अपराधों में लागू होती है 306 धारा? तो 306 की अगर हम बात करें तो ये होती है कारावास जिनके अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक कठोर दंड से दंडनीय अपराध हो, या फिर दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध। तो तीनों ही केस में, दोनों ही केस में जो है 306 के अपराधों का लागू होना होता है और ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किस धारा में अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति दी गई है? तो ये अभियुक्त की जो परीक्षा है वो धारा 313 में की जाती है। किस धारा के अपराध का समन न्यायालय के पूर्व अनुज्ञा बिना किया जा सकेगा? तो न्यायालय के बिना भी उसका समन जारी किया जा सकता है। ये है 426 और 427। निर्णय सुनाए जाने से पहले कौन न्यायालय की सम्मति से अभियोजन वापस ले सकेगा? कौन ले सकता है? तो ये है लोक अभियोजक। ठीक है, लोक अभियोजक जो है अभियोजन वापस ले सकता है न्यायालय की सम्मति से। प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड नहीं दे सकेगा, तो बताना है कौन सी धारा में दी गई है ऐसी प्रक्रिया? तो वो दी गई है धारा 325 में। अगला है, इन अपराधों का विचार बंद कमरों में किया जाएगा। कौन से अपराधों का बंद कमरे में किया जा सकता है? 376, 376A, 376B, 376C और 376D। इनका जो विचारण होता है वो बंद कमरे में होता है। ठीक है, अगला है, न्यायालय का खुला होना धारा है। कौन सी धारा में दिया गया है न्यायालय का खुला होना? ये है धारा 327। सुमेलित करना है, अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक पागल का छोड़ा जाना। और दूसरा है, जांच या विचारण का पुनः चालू करना और अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। ये सारी दी हुई हैं। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे नीचे धाराएं दी हुई हैं आपको, धारा 331, 330, 328। तो इसका मैचिंग कराना है। तो अगर हम बात करें जैसे अगर हम अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने के पागल का छोड़ा जाना, ये जो दिया गया है वो धारा 330 में है। और अगला है, जांच या विचारण का पुनः चालू होना, ये है धारा 331 के अंतर्गत। और अभियुक्त के पागल होने की दशा की प्रक्रिया जो है 328 में दी गई है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बन जाता है 330 यानी 213 213 आपका जो ऑप्शन है, आप नीचे देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मिथ्या साक्ष्य देने पर संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान है। कि प्रावधान जो है किस में दिया गया है? ये दिया गया है धारा 344 में। निर्णय किस प्रकार से सुनाया जाएगा? तो ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है ए ऑप्शन, यानी देकर सुनाया जाएगा। ठीक है, निर्णय जो है निर्णय जो है देकर या फिर पढ़कर या समझाकर सुनाया जाएगा। ठीक है, तीनों ही केसेस में रहता है इसमें। अगला है, कब किसी अभियुक्त ने से निर्णय सुनने के लिए स्वयं हाजिर होने की अपेक्षा ना की जाएगी? तो ये है जब विचारण के दौरान उसे वैयक्तिक हाजिरी से अभिव्यक्ति दी गई हो, या फिर दंडादेश केवल जुर्माने का हो, या फिर उसे दोष मुक्त किया गया हो। तो ऐसे तीनों ही केसेस में उसको हाजिरी जो है अभियुक्त की हाजिरी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तब वह दंडादेश वह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर
तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। ऐसा कौन सी धारा में दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 354(5) में। ठीक है। अगला है, पूर्ववर्तन दोष सिद्धि व्यक्ति अपराधी को कितनी अवधि तक पते की सूचना दिए जाने का आदेश हो सकता है? तो ये है 5 वर्ष। ठीक है। पूर्ववर्तन जो दोष सिद्ध अपराधी है उसको 5 साल तक उसको अपने पते की जानकारी देने के लिए आदेश जारी हो सकता है कि वो अपना एड्रेस बताए कि वो इस समय कहाँ निवास कर रहा है। ठीक है। अगला है, कौन से अपराध के लिए पते की सूचना देने का आदेश दिया जा सकेगा? तो कौन से अपराध के लिए दिया जा सकता है? तो ये है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 215, आईपीसी की धारा 489 का खा और गा और घा, और आईपीसी की अध्याय 12 और 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे ज़्यादा के कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं। इन तीनों ही केस में जो है उनके पते की सूचना देने का आदेश जारी किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी। अगला है, निराधार गिरफ्तार कराए गए व्यक्ति को कितना प्रतिकर दिलाया जा सकता है? तो देखिए, निराधार गिरफ्तार किए गए कोई भी व्यक्ति है उसको प्रतिकर जो मिलेगा वो 1000 रुपये तक दिलाया जा सकता है। असंज्ञेय मामलों में खर्चा ना दिए जाने पर कितना कारावास हो सकता है? तो ये जो है कारावास 3 दिन सादा कारावास हो सकता है अगर वो असंज्ञेय अपराधों में खर्चा नहीं देता है तो। अगला है, कब मृत्यु अभियुक्त व्यक्ति की के साथ अपील का उपशमन ना होगा? तो ये जो है वो है जब केवल जुर्माना हो, तब अभियुक्त व्यक्ति की जो मृत्यु के साथ अपील का उपशमन नहीं होता। ठीक है। उच्च न्यायालय को निर्देश की धारा कौन सी है? उच्च न्यायालय को निर्देश की जो धारा दी गई है वो है 395। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसमें पूछा गया है धारा 401 में क्या है? तो धारा 401 जो है वो है उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्तियां प्रदान करता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस तरह से इस पूरी वीडियो सीरीज में हमारे 150 महत्वपूर्ण सीआरपीसी के प्रश्नों को देखा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपने अगर इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है सीआरपीसी के सारे के सारे प्रश्न आसानी से कर लेंगे, और जिससे कि जो है आप आराम से बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मूल विधि के जो एक्ट से संबंधित प्रश्न हैं कुछ महत्वपूर्ण, उनके संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाया हुआ है। तो आप उनको देखना चाहते हैं तो उनका प्लेलिस्ट भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा। वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक्ट से संबंधित, तो वो ऑलरेडी मैंने पहले से बनाए हुए हैं। ठीक है। और आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।